नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर है, जहां असमत मांगने और डर्टी प्रोफेसर मामले में गिरफ्तार छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। छात्रा को 2 दिन पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की है और आरोपी छात्रा को निलंबित किया गया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर और आरोपी छात्र को भी निलंबित किया था। वहीं इस मामले में अब कई और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। बड़ी खबर ये कोटा से सामने आ रही है, जहां पर डर्टी प्रोफेसर मामले में गिरफ्तार छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। बता दें कि छात्रा को 2 दिन पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की। गिरीश परमार द्वारा जो लड़कियों की असमत मांगी जाती थी, उसमें अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव की भूमिका थी। ईशा यादव और अर्पित जो लड़कों पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे, और ईशा जो थी वो उसकी कॉपियाँ चेक करती थी। उसके घर पे कॉपियाँ मिली है, वो नंबर देती थी, टेस्ट पेपर बनाती थी और वो लड़की पर दबाव डालती थी। इसका उसमें षड्यंत्र शामिल थी उसके, इसलिए उसको गिरफ्तार कल कोर्ट में पेश किया था और उसकी सुनवाई आज होनी थी उसकी जमानत पे, लेकिन उसके वकील साहब ने 31 तारीख उसकी जमानत पे ले ली। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? आज आरोपी छात्रा की कोर्ट जमानत जो अर्जी है उस पर सुनवाई होने वाली है। ओम प्रकाश, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद सहयोगी ओम प्रकाश से हमारी संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में ये है, डर्टी प्रोफेसर के साथ क्या जो छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। एक बार फिर से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? आज आरोपी छात्रा की कोर्ट में सुनवाई होगी जमानत अर्जी पर। कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए थे, एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया था गंभीर धाराओं में। कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए थे, एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया था, गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। छात्राओं से असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने, मनमर्जी के नंबर देने, कई छात्राओं को फेल करने और कई छात्राओं को बिना लिखे ही उत्तर पुस्तिकाओं में जो नंबर देने के जो मामले में जो पूरा षड्यंत्र चला गया था, पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें इस सहयोगी छात्रा का जो नाम सामने आया था, उसके बाद में एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया। और ये कहा जा सकता है कि उसी दिन, हालांकि जो है छात्रा की ओर से वकील ने जो जमानत अर्जी पेश की थी, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन सुनवाई होनी थी। दूसरे दिन शायद संभवत उनके वकील को लगा कि इसमें कुछ खामियां रही होगी और जमानत होना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा। आज दोपहर के आसपास ये कहा जा सकता है कि कोर्ट में जो आरोपी छात्रा है ईशा यादव, उसके जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी और देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनको जमानत मिलेगी या फिर से जेल में ही रहना पड़ेगा। ये दोपहर तक जो ये कहा जा सकता है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन लगातार इस मामले में एसआईटी की टीम जांच करने में जुटी हुई और माना जा रहा है कि कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि कल भी एसआईटी की टीम ने डीएन सहित जो स्टाफ है, फैकल्टी के अन्य जो प्रोफेसर है, उन तमाम जो है स्टूडेंट वो सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ की और एसआईटी की टीम माना जा रहा है कि अब कई शिकंजा कसने वाली और उन तमाम चेहरों को भी बेनकाब कर सकती है, जो लगातार इस मामले में जो है असमत मांगने और मौज मस्ती का अड्डा बनाने में एक जो है पूरे षड्यंत्र में शामिल रहे हैं कहीं न कहीं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दोपहर को जो आरोपी छात्रा, उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनको जमानत मिलती है या फिर से जेल में ही रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, ये तो सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो आरोपी छात्रा है उनको जमानत मिलती है या उन्हें जेल में ही रहना होगा। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि पहले पूरे मामले में सिर्फ 2 नाम सामने थे, एक प्रोफेसर और एक जो आरोपी छात्र था वो, इसके बाद इस छात्रा का नाम सामने आया, तो और कितने लोग इस पूरा जो गिरोह है इसमें लिंक हो सकते हैं? देखिए, न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि एक प्रोफेसर ही इसका मुख्य किरदार नहीं है, क्योंकि पूरे जो षड्यंत्र रचने में इतना बड़ा
जो षड्यंत्र था, इतना बड़ा अस्मत मांगने का जो मामला सामने आने के बाद में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर ही कहा जा सकता है कि उसके बाद एक आरोपी अर्पित को तो गिरफ्तार किया ही था, एक छात्रा को गिरफ्तार किया है, एक प्रोफेसर पे गाज गिरी है, उसको वहां से उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन से कार्रवाई हुई, राजीव गुप्ता के खिलाफ, वो भी एक मामले में अन्य मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और मामला भी दर्ज हुआ है। अब माना जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं और सबसे जो बड़ी बात है कि मौज मस्ती का अड्डा बना रखा था, अस्मत मांगने का पूरा खेल चल रहा था, उसके बावजूद जो है वीसी को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, कुछ और अन्य प्रोफेसर को जानकारी क्यों नहीं थी, यदि जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई है। तमाम इन पहलुओं पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी माना जा रहा है कि तमाम वो चेहरे भी बेनकाब होंगे और एसआईटी का टीम का भी मानना है, हालांकि जांच लंबी चल सकती है लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और चेहरे नामजद होंगे, उनके खिलाफ न केवल मामला दर्ज होगा बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। और अब जो चेहरे बेनकाब होने हैं वो बड़े चेहरे हो सकते हैं क्योंकि जब परीक्षा में एक तरफ प्रदेश में पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है तो एक कोटा की तो आरटीयू इस तरह की है कि बिना लिखे ही नंबर दे दिए जाते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखना होगा कि एसआईटी की टीम जो गठित हुई है वो अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे करती है। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे, बने रहेगा आप इस पूरे मामले पर। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से एक बड़ी खबर है, टक्कर के बाद कार में आग लग गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकराई थी, गढ़ी सवाईराम झाकड़ा मार्ग पर कार में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर ये अलवर से आपको बता रहे हैं, एक कार में टक्कर लगी जिसके बाद कार में आग लग गई। पहले कार जो थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, जोरदार ये टक्कर हुई, इसके बाद जो कार है उसमें आग लग गई। गढ़ी सवाईराम झाकड़ा मार्ग पर कार में ये आग लगी है और इसके बाद जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है अलवर से। ये बड़ी खबर इस वक्त की, टक्कर के बाद एक कार में आग लगी है, भीषण आग लगी है कार में। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ये कार टकराई थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन को पकड़ लिया गया है। अलवर का रहने वाला है ये गैंगस्टर विक्रम। आरोपी के पास से बता दें कि 2 हथियार बरामद हुए हैं। पपला गैंग को छोड़कर विक्रम ने अपनी गैंग बनाई थी। और देखिए चूरू के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के पड़ीहारा कस्बे में 27 वर्षीय महिला को डायन बताकर उसे 9 साल की बेटी सहित घर से निकाल दिया गया। ससुराल पक्ष के रसूखदार लोगों ने उसका हुक्का पानी भी बंद करा दिया। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 होने के बावजूद महिला पिछले 18 दिनों से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जब महिला की रतनगढ़ थाने में सुनवाई नहीं हुई तो वो एसपी दफ्तर पहुंची और एसपी दिगंत आनंद से न्याय की गुहार लगाई। 3 साल पहले भी ससुराल में डायन बताकर उसे मारा पीटा गया था और गांव के बाजार में उसके कपड़े तक उतार कर बेइज्जत किया गया था। उस वक्त पुलिस की दखल के बाद महिला को ससुराल पक्ष के लोगों ने अलग से मकान रहने के लिए दे दिया था, लेकिन अब जब उसकी 9 साल की बेटी बीमार रहने लगी तो इसका दोष भी महिला पर मंडकर उसे घर से निकाल दिया गया। और मुझे ससुराल वाले डायन बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया था 3 साल पहले। तब मैंने उनके खिलाफ मतलब शिकायत थाने में की तो पुलिस वाले मुझे घर में वापस बिठा के आ गए थे। अब वापिस ही वो ये ना ऐसे वक्त बोल रहे मुझे डायन घोषित करके वापस उन्होंने घर से निकाल दिया है। और मेरी बच्ची है 9 साल की, जो हम दोनों माँ बेटी सड़क पे भटक रहे हैं। मैंने एसपी ऑफिसर सारे रिपोर्ट दिए इसकी, थाने में सारे कार्रवाई दी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और देखिए राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। करीब प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों की उम्मीद बंधी है। बजट में कर्मचारी हित में घोषणाओं की उम्मीद बंधी है। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर बता दें कि इसका गठन किया गया था इस कमेटी का और 5 अगस्त 2021 को इस खेमराज कमेटी का गठन हुआ था। रिटायर आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। इस दौरान 3 बार बढ़ाया गया था कमेटी का समय, लेकिन आज कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है।
तो राजधानी जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। करीब प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को उम्मीद बंधी है। बजट में कर्मचारी हित में घोषणाओं की उम्मीद बंधी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। बिल्कुल, देखिए, जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब बहुत सारी विसंगतियां थी, जिसमें ग्रेड पे को लेकर विसंगति थी, कुछ अमाउंट को लेकर विसंगति थी। तो इन सब विसंगति को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, वसुंधरा सरकार ने, सामंत कमेटी। जब गहलोत सरकार आई तो सामंत कमेटी की रिपोर्ट गहलोत सरकार को सबमिट की गई, लेकिन उसको लागू नहीं करके एक नई कमेटी बना दी गई पूरा इस अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में। उस जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है कल रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंतिम रिपोर्ट। अब सरकार को उस रिपोर्ट को परीक्षण करके उसको लागू करना है या नहीं करना है फैसला करना है। लेकिन कर्मचारियों के हित से जुड़े हुए तो ऐसे कर्मचारी लंबे समय से चाह रहे थे कि कंपनी की जो कमेटी है इसका कार्यकाल जल्दी पूरा हो और उनका काम हो सके। अब उसका कार्यकाल पूरा हो गया, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि चुनाव है, अशोक गहलोत साधना चाहेंगे मुख्यमंत्री होते हुए कर्मचारियों को। तो ऐसे में जो रिपोर्ट आई है कमेटी की उसको एजिटेट लागू किया जा सकता है और उसका परीक्षण करके सचिवालय में उसको जो है इस तरह से लागू किया जा सकता है। जी बिल्कुल सचिन, काफी उम्मीदें भी हैं इससे प्रदेश के कर्मचारियों को। बिल्कुल, देखिए, 7.5 लाख कर्मचारी है, लगभग हर दूसरा कर्मचारी इससे लाभान्वित होगा। जब ग्रेड पे बढ़ेगी, विसंगतियां दूर होंगी तो फाइनेंशियल भी फायदा होगा। और क्योंकि कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि पिछली बार जैसे ओपीएस दिया था, इस बार तो चुनावी बजट है, अंतिम बजट है सरकारी कार्यकाल का, तो ऐसे में सरकार जो है कमी को नहीं रखेगी। कर्मचारी को साधने के लिए सरकार जो है कोई ना कोई कदम उठाएगी। जी बिल्कुल सचिन, देखना होगा कि अब इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद जो सरकार है वो क्या कुछ कदम उठाती है इनके हित में। आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर मामला दर्ज हो गया है। मलारना डूंगर थाने में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। किरोड़ी के अलावा बता दें कि 3 और अन्य हैं जिनके ऊपर ये केस दर्ज किया गया है। तारनपुर में बजरी नाके पर तोड़फोड़, आग लगाने का आरोप है। विजय उर्फ मलिक ने दर्ज करवाया है ये पूरा मामला। रात को बजरी नाके पर आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर ये मामला दर्ज कराया गया। मलारना डूंगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा के अलावा 3 अन्य और हैं नामजद आरोपी जिन पर मामला दर्ज हुआ है। तारनपुर में बजरी नाके पर तोड़फोड़ हुई थी और आग भी लगाई गई थी, जिसका आरोप राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और 3 अन्य लोगों के ऊपर लगा है। विजय उर्फ मलिक ने ये पूरा मामला दर्ज करवाया है। रात को बजरी नाके पर आगजनी की पूरी घटना हुई थी, जिसके आरोप किरोड़ी लाल मीणा पर लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगे हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। मलारना डूंगर थाने में मामला दर्ज हुआ है राज्यसभा सांसद पर। बता दें कि उनके अलावा 3 और अन्य आरोपियों पर भी जो केस है वो दर्ज किया गया है। तारनपुर में बजरी नाके पर तोड़फोड़ हुई थी और आग भी लगाई गई थी, जिसके आरोप सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर लगे हैं और अब उनके ऊपर मामला भी दर्ज करा लिया गया है। विजय उर्फ मलिक ने ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया है। रात को बजरी नाके पर आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला किरोड़ी लाल मीणा और 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कराया गया है। और देखिए, प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में ठंड के साथ कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तरी जिलों में बादल से जो ठंड है वो बढ़ गई है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरा जो है वो नजर आने लगा है। लोग अब इस सर्दी से बचने के लिए कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोहरा इस कदर है कि विजिबिलिटी
का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही दूर की चीजें भी शायद नजर नहीं आती होंगी, जिस तरह का कोहरा यहाँ नजर आ रहा है। बता दें कि प्रदेश भर में सर्दी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जिलों में ठंड के साथ कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है। उत्तरी जिलों की बात करें तो यहाँ पर बादल से जो है ठंड बढ़ गई है, बादल छाए हुए हैं, कोहरा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग भी जो है उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही नया साल भी है और ऐसे में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो कितना घना कोहरा छाया हुआ है, इससे विजिबिलिटी कम हो गई है और दिन के समय में ही तो चलिए प्रदेश में फिलहाल सर्दी की क्या कुछ स्थिति है इसकी ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं दौसा से और दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से सीधा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए भरतपुर में अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए आज नया साल भी है, लोग घरों से बाहर भी निकलेंगे क्योंकि नए साल का जश्न मनाया जाएगा, तो ऐसे में वहां अभी फिलहाल किस तरह की सर्दी पड़ रही है, क्या कुछ वहां पर टेम्परेचर है? देखिए रिश्का टेम्परेचर की बात की जाए तो 5 डिग्री के लगभग जो तापमान है वो है और यहाँ पर जो है कड़ाके की ठंड जो है वो अब पड़ने लगी, यानी कि लोगों को जो सर्दी का एहसास है वो अब पूरी तरह से होने लगा है और लोग जो है वो अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सुबह जो है यहाँ पर चहल पहल देखने को मिलती थी रिश्का, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो रोड है वो सुनसान है, क्योंकि सर्दी की वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और कोहरा भी जो है यहाँ पर छाया हुआ है। लेकिन आज जो है वो शीतलहर सुबह से ही चल रही है और शीतलहर के कारण ज्यादा सर्दी का जो एहसास है वो हो रहा है। सुबह से ही ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है और ठंडी हवाओं के कारण जो है ठंड जो है वो बढ़ी है और ऐसे में लोग जो है अब सर्दी से बचने के लिए कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं जो है अपने घरों में अभी कैद है, क्योंकि ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जब थोड़ी धूप निकलेगी तो उसके बाद लोगों की जो चहल पहल है वो देखने को मिलेगी। यानी कि 2-3 दिन से ऐसा मौसम है कि शीतलहर के कारण ठंड बढ़ी है और कोहरे ने भी जो है अब दस्तक दी है, यानी ग्रामीण इलाकों में जो कोहरा है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। हालांकि शहर में जो कोहरा है वो कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य स्तर पर है, काफी अधिक जो कोहरा है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ठंड के कारण कहीं ना कहीं जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग जो है सुबह सुबह जब अपने घरों से निकलते हैं तो वो ठंड की वजह से अब नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सुबह से ही शीतलहर चल रही है। शीतलहर के कारण भी लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो गर्म कपड़े पहन कर निकल रहे हैं। ये वो रोड है जहां पर लोगों का सुबह सैकड़ों की संख्या में आवागमन रहता था, मॉर्निंग वॉक पर लोग जाते थे, लेकिन अब ठंड के कारण लोग नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग का कहना यह भी है कि आगामी 2-3 दिनों में जो बारिश के आसार है वो भी देखने को मिल सकते हैं, तो उससे भी जो कहीं ना कहीं ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सुबह से ये रिश्का जो है शीतलहर जो है चल रही है और शीतलहर के कारण ठंड का जो अधिक प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि ये जो रोड है वो खाली है और लोग जो है अपने घरों से अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के कारण फसलों को तो फायदा है, लेकिन आमजन को जो है कहीं ना कहीं नुकसान है। कोहरा जो है वो फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन आमजन का कहीं ना कहीं जनजीवन जो है वो उससे प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए सिर्फ अलाव का सहारा लिया जा सकता है और गर्म कपड़े पहन करके वो अपने घरों में जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने में उनको ठंड का जो सामना करना है, क्योंकि मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा है रिश्का। तो ऐसे में अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, इसलिए लोग जो है सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपके पीछे की भी जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर वहां पर ठंड है। पूरी जो रोड है वो खाली दिख रही है। देखिए हमारे साथ अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं और ओम प्रकाश भी कोटा से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आशीष आपके पास आते हुए दौसा से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दौसा में क्या कुछ टेम्परेचर है? जैसा कि भरतपुर में दीपक बता रहे हैं कि शीतलहर चल रही है, दौसा में भी क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी ठंड के? फिलहाल क्या वहां पर टेम्परेचर है, क्या वहां भी शीतलहर चल रही है?
दौसा में हो रहा है, क्योंकि दोनों पूर्वी राजस्थान के जिले हैं और यहाँ पर भी सुबह से ही शीतलहर चल रही है। बात करें कोहरे की, तो कोहरा के भी काफी व्यापक असर देखने को मिल रहा है और कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा अधिक पड़ रहा है। जो रेल लाइन है वहां पर ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं और हाईवेज की बात करें तो हाईवेज पर जो वाहन है उनको लाइट चलाकर चलना पड़ रहा है। साथ ही काफी धीमी गति से वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पिछले 7 दिनों से मौसम कुछ ज्यादा ठंड हुआ है, 2-3 दिनों तक यहाँ पर लगातार बर्फ की चादर देखने को मिली। अब आज की बात करें तो कोहरा और सर्दी देखने को मिल रही है, साथ ही शीतलहर देखने को मिल रही है। 2022 का आज अंतिम दिन है, 31 है। ऐसे में लोग नए साल का सेलिब्रेशन में जुटे हुए हैं और पुराने साल को विदाई दे रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आज दिसंबर की महीने की अंतिम सर्दी और अंतिम सर्दी की तस्वीरें हम आपको दौसा की दिखा सकते हैं कि कोहरा देख सकते हैं। पहले कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्योंकि शहरी क्षेत्र में कोहरा कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा अधिक है और जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। आप एक अलाव देख सकते हो, यहाँ पर सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह लोग अपने आप को सर्दी से बचाने की जतन कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम लोगों से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का मौसम बदला है पिछले 5-7 दिन से और क्या आज देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा इधर आइए, कैसा मौसम है और किस तरह आज दिसंबर की अंतिम सर्दी है? आज इस साल का अंतिम दिन है और काफी पिछले 7 दिनों से काफी ठंड की वजह से बहुत ही ज्यादा मौसम खराब है। आज देखो काफी कोहरा हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से ठंड के कारण फसल को भी काफी नुकसान है और ये अपने 31 के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं नई साल की। आप बताइए सर्दी का किस तरह, क्योंकि 2-3 दिन पहले पाला भी पड़ा था, फसलों में कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान है? बिल्कुल सर, फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान है। मावट हो जाए तो फसलों में फायदा हो जाए और अब 5-7 दिन से सर्दी इतनी ज्यादा खतरनाक है जो अलाव सुबह सुबह अलाव जला के। आप बताइए सर्दी का किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है और कैसी सर्दी देखने को मिल रही है? सर्दी बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन से तो शीतलहर और कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सरसों की फसल अधिकतर खराब हो गई है पाला जमने की वजह से और शीतलहर की वजह से। दिनचर्या कितनी प्रभावित होती है? सुबह जैसे पहले कितने बजे उठा करते थे, अभी सर्दी की वजह से लोग कितने बजे आज निकलते हैं बाहर? अब तो 7, 7:30 बजे तक उठते हैं। दिनचर्या पे काफी असर पड़ रहा है। पहले तो हम 5 बजे उठ जाते थे, खेतों में भी जाते थे। अब सर्दी की वजह से कहीं निकलना नहीं होता है, बस अलाव ताप करके बैठे रहते हैं। बिल्कुल, सर्दी में लोग दुबके हुए हैं, अपने आप को सर्दी से बचाने की जतन कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो 5 से 6 बजे तक जो चहल पहल शुरू हो जाती थी वो 8 बजे जिस तरह से आपने लोगों से बातचीत की और आपके पीछे भी नजर आ रहा है कि कोहरा जो है उससे समझ में आ रहा है कि विजिबिलिटी वहां पर दौसा में कितनी कम होगी। हमारे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जैसा कि श्रीगंगानगर में वैसे भी सर्दी ज्यादा ही पड़ती है और दिसंबर का आज अंतिम दिन है, तो फिलहाल श्रीगंगानगर में क्या कुछ टेम्परेचर है, क्या तापमान है? देखिए ऋषिका, पिछले 2 दिनों से श्री गंगानगर वासियों को अच्छी खासी राहत मिली थी हाड़ कपकपाती ठंड से, लेकिन एक बार फिर से अब पारा गिरने का दौर शुरू हो चुका है, साथ ही साथ तेज ठंड बढ़ने का भी दौर शुरू हो चुका है। श्री गंगानगर के यदि हम बुधवार के तापमान की बात करें तो देखिए बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कल दोबारा लुढ़ककर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसी तरह से रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रही बात मौसम की, तो देखिए मौसम का मिजाज फिलहाल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत मामूली कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर थोड़ा सा कोहरा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दिन ढलेगा खुलेगा वैसे वैसे हल्का कोहरा आने की संभावना भी जताई जा रही है। रही बात मौसम से या तेज ठंड से बचने का, तो देखिए हर आदमी हर संभव प्रयास करता हुआ दिख रहा है। बाहर निकलने वाले लोग जिन्हें घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, वो घर से बाहर निकलने के दौरान कंबल ओढ़ रहे हैं, टोपा लगा रहे हैं, जैकेट्स लगा रहे हैं। यहाँ तक कि यदि कहीं उनके अलाव या तंदूर जैसी चीज भी दिखती है तो उस पर भी वो हाथ सेक कर प्रयास करते हैं कि बिल्कुल अशोक, जिस तरह से लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सहयोगी ओम प्रकाश भी कोटा से जुड़े हुए हैं, कोटा से ओम प्रकाश से भी हाल जान लेते हैं कि वहां ओम प्रकाश सर्दी का क्या सितम देखने को मिल रहा है कोटा में? देखिए, कोचिंग नगरी में भी सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा हुआ है। हालांकि 2 दिन में
ये तापमान में ये कहा जा सकता है बढ़ोतरी हुई है। 2 दिन पहले 8 डिग्री सेल्सियस तक की पहुंचा है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक माना जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि साल के आज अंतिम दिन शीतलहर के प्रकोप के साथ साथ जो है शहर में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी कोहरा छाया हुआ है और दूर दूर तक ये कहा जा सकता है कि वाहनों को जो है वाहन चालकों को लाइट जलाकर यहाँ शहर में प्रवेश करना पड़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही हालात कहे जा सकते हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये शहर के सबसे व्यस्तम सर्कल की तस्वीरें हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि 7:30 बजने को है लेकिन अभी भी कोहरा सर्दी का सितम पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। आप सभी सहयोगियों का धन्यवाद ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और तमाम अपडेट्स बताने के लिए कि किस शहर में क्या कुछ टेम्परेचर है। आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए इस बीच गुजरात से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सूरत में नवसारी हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 30 लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। अहमदाबाद से वलसाड़ ये जो बस है वो जा रही थी जबकि 30 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत के नवसारी हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार में सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 30 लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।